एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कॉकरोच कैसा एनिमल है, कैसा इंसेक्ट है? ऑमनीवोरस। ठीक है, ऑमनीवोरस है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, देखिए डायग्राम बुक में देखते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल कहाँ होगा कॉकरोच के? तो बॉडी कैविटी में, और एलिमेंट्री कैनाल बॉडी कैविटी में होता ही है। कहाँ होता है सभी में? बॉडी कैविटी। लोगों की बॉडी में कहाँ एलिमेंट्री कैनाल है? इनसाइड द बॉडी कैविटी। ये पूरा बॉडी है, बॉडी के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी। उसके बीच में क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ रहा? तो एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। स्ट्रक्चर बना हुआ एलिमेंट्री कैनाल का। कितने पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में? टोटल 3 पार्ट्स। देखिए एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट है? 3। फोरगट, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है? मिडगट। और थर्ड पार्ट क्या है? हिंडगट। यानी क्लियरेंस को। तो 3 पार्ट में टोटल डिवाइड है। फोरगट का कहाँ से कहाँ स्टार्टिंग होती है? देखिए माउथ से लेकर के कहाँ तक? जो आपका गिजार्ड बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? गिजार्ड। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर है गिजार्ड, और यहाँ ये क्या? ऑसोफेगस। ये है ब्रॉक। दीज आर द सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसके बाद ये क्या? हेपेटिक सीगी, हेपेटिक मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स, रेक्टम, और लास्ट पार्ट क्या हो गया? एनस। दिस इज द इलियम। कितने पार्ट बने हुए एलिमेंट्री कैनाल में? ठीक है, तो देखिए फोरगट का ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ, ध्यान से सुनते जाइए। फोरगट कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है? माउथ से लेकर के गिजार्ड तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? फोरगट। ठीक है, यहाँ पर फोरगट क्या है? माउथ से लेकर के गिजार्ड तक। मिडगट कहाँ से कहाँ तक है? जो हेपेटिक सीकी बना हुआ ना, हेपेटिक सीकी गिजार्ड पार्ट जो है वो किस में आता है? फोरगट में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो ये आप बोल सकते हैं गिजार्ड से लेकर के और कहाँ तक? ये जो आपका कोलन बना हुआ, कोलन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है? मिडगट। और हिंडगट कहाँ से है? हिंडगट देखिए ये जो एलियम, ये एलियम पार्ट है, बीच का पार्ट क्या है? एलियम। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एलियम का जो लास्ट पार्ट है, एलियम का लास्ट पार्ट यहाँ से लेकर के और रेक्टम तक का हिस्सा क्या है? हिंडगट। समझ में आ रहा है? ये इतना हिस्सा हिंडगट है, ये मिडगट है, ये क्या हो गया? फोरगट। ठीक, देखिए मिडगट लिखिएगा गिजार्ड से लेकर के कोलन तक। देखिए यहाँ कोलन का जो स्टार्टिंग है वहां तक क्या रहेगा? मिडगट। ठीक है, और मिडगट पार्ट कहाँ से कहाँ तक का है? फ्रॉम एलियम, एलियम से एनएस तक। एनएस तक के पार्ट को क्या बोलते हैं? हिंडगट। ठीक है, एलियम का लास्ट पार्ट और ये एनएस। समझ में आ रहा है? अब जो फोरगट
होती है फोरगट की ओरिजिन कैसी होती है? ओरिजिन का मतलब एक्टोडर्मल ओरिजिन है। ओरिजिन कैसी है ये? एक्टोडर्मल। ज्यादा समझ में आ रहा है? एक्टोडर्मल ओरिजिन लिखेंगे इसकी, एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल का मतलब समझ में आता है, गैस्ट्रुला जो होता है उसमें जर्मिनेट्स होती है ना, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन हो गया। इसका ओरिजिन कैसा होता है? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन, ओरिजिन याद रखिएगा। और इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इसकी है एक्टोडर्मल। ठीक, इसमें कहाँ पर क्यूटिकल होती है? एलिमेंट्री कैनाल में किस हिस्से में आपको क्यूटिकल मिलेगा? तो फोरगट में जो अंदर की वॉल होती है, फोरगट के अंदर की वॉल, मतलब कह सकते हैं ऑसोफेगस के अंदर की वॉल, क्रॉप में अंदर की वॉल में, और गिजार्ड में अंदर की वॉल में आपको क्या मिलेगा? क्यूटिकल। ठीक है, काइटेनियस बोल सकते हैं उसको, काइटिन की बनी हुई कवरिंग होती है। यहाँ पर काइटेनियस कवरिंग होती है, काइटेनियस कवरिंग है इसमें। ठीक है, यहाँ पर कोई काइटेनियस कवरिंग नहीं है, नो काइटेनियस कवरिंग। और यहाँ पर भी क्या होता है? काइटेनियस कवरिंग होती है। समझ में आ रहा है? काइटिन की वजह क्या होगा? कवरिंग। का मतलब सबसे पीछे वाला, हाँ, सबसे यहाँ से ये इतना हिस्सा हिंडकट है। ठीक, ये हो गया यहाँ कितना पार्ट। इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट है? फोरगट में कितने हिस्से होते हैं? फोरगट में आपको मिलेगा माउथ से, माउथ हो गया। ठीक है, इसके बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब फोरगट के कितने हिस्से हैं? माउथ हो गया, आगे का हिस्सा इसमें बक्कल कैविटी। इसके बाद ऑसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। ऑसोफेगस हो गया, ऑसोफेगस, क्रॉप हो गया, और क्या हो गया? गिजार्ड। ठीक, ये हो गया। सबका फंक्शन जान लीजिए। माउथ का फंक्शन इंटेक ऑफ फूड, माउथ क्या करता है? फूड को इंटेक करता है। बक्कल कैविटी में फूड पहुंचेगा, बक्कल कैविटी में फूड का थोड़ा सा डाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ सैलिवरी ग्लैंड लगा है। तो कॉकरोच पे कितना सैलिवरी ग्लैंड होता है? 1 पेयर। आपको ये आपको नजर आ रहा होगा, ये कई पेयर है, नहीं दिख रहा है, लेकिन होता कितना? 1 पे। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ पहले। ये है 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब बाइफर्केट है। जैसे ये जो सैलिवरी ग्लैंड आपको नजर आ रही है, ये सैलिवरी ग्लैंड इस तरीके से है एक, इस साइड में एक हो गया, इस साइड में 1, तो एक पेयर हो गया ना। ये आपको बाइफर्केट नजर आ रहा है, बाइफर्केट जान रहे हैं ना? इसमें सैलिवरी ग्लैंड में आगे डिवीजन हो गया है, 2 नहीं है, ये सिंगल है। ये भी क्या है? सिंगल है। ये बाइफर्केट है, बीच आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये बाइफर्केट है, 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड है। बीच में जो आपकी बुक में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है? इट इज द रिजर्वॉयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। रिजर्वॉयर का मतलब समझते हैं? जब स्टोरेज। सैलिवरी ग्लैंड में क्या बनेगा? सलाइवा बनेगा। सलाइवा बन करके इकट्ठा कहाँ होगा? इस रिजर्वॉयर में इकट्ठा होगा। दिस इज द रिजर्वॉयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है? ये सैलिवरी ग्लैंड एक है, बाइफर्केट है, तो 1 पेयर हो गया यहाँ पर। यहाँ कहीं साइड में लिख लीजिएगा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होती हैं? 1 पेयर होती हैं। 1 पेयर है, बाइफर्केट है, 1 पेयर। और उसके बाद क्या है? वो बाइफर्केट। इसमें आगे जाकर के डिवीजन हो गया है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होती है, और सैलिवरी रिजर्वॉयर होता है, रिजर्वॉयर। ये कितना है? ये भी 1 पेयर है। इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सलाइवा। जानते हैं सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा? सलाइवा बनाएगा। और सैलिवरी रिजर्वॉयर का फंक्शन क्या होता है? कलेक्ट द सलाइवा, कलेक्ट या फिर स्टोर। सलाइवा को इकट्ठा करेगा या स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है? तो सैलिवरी रिजर्वॉयर। तो ये फोरगट के इतने हिस्से हैं। अब देखिए माउथ का फंक्शन आपको बता दिया, इंटेक ऑफ फूड। बक्कल कैविटी का फंक्शन क्या? बक्कल कैविटी में फूड आगे पहुंचेगा, क्योंकि बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है बक्कल कैविटी के पास में है ना, 1 पेयर है, वो सलाइवा रिलीज करेंगी। और डाइजेशन स्टार्ट कहाँ हो जाएगा? जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी में। किस चीज़ का डाइजेशन स्टार्ट होता है?
बक्कल कैविटी में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन जिसको बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से ही। यहाँ पर भी क्या होगा, बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा सलाइवा की हेल्प से। ऑसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, जानते ही हैं। ऑसोफेगस क्या करता है, फूड को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्रॉप में क्या होगा, क्रॉप में फूड क्या होगा, स्टोर होगा करके इकट्ठा होगा। समझ में आ रहा है? फूड क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो क्रॉप का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगा गिजार्ड, गिजार्ड का फंक्शन ग्राइंडिंग ऑफ फूड। देखिएगा गिजार्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को ग्राइंड कराने में हेल्प करेगा। ग्राइंड का मतलब पीसना। ठीक है, काइटिनियस टीथ होता है इसके अंदर। क्या होता है, काइटिन का बना हुआ टीथ होता है अंदर। तो गिजार्ड कंटेन काइटिनियस टीथ, यानी कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड कंटेन काइटिन के बने हुए क्या होते हैं, टीथ होते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेपेटिक सिकी, हेपेटिक सिकी दिख रहा है, क्या करेगा हेपेटिक सिकी, ये एंजाइम को रिलीज कराएगा। ठीक है, कितना होता है, लगभग 6 पेयर। ठीक है, 6 to 8 पेयर में लिखा हुआ है, तो 6 to 8 पेयर होते हैं। यहाँ पर लिखिएगा हेपेटिक सिकी कितना है, 6 to 8 पेयर्स हैं। क्या करेंगे, रिलीज एंजाइम, एंजाइम को रिलीज कराएंगे। कौन से एंजाइम, फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। सेम जान लीजिए हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज भी 3 एंजाइम बनाता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन बनाता है। तो कई कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, एक किसको करता है, फैट को और एक प्रोटीन को। यहाँ पर भी हेपेटिक सिकी जो एंजाइम बनाएंगे और वो 3 चीज़ों को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला हिस्सा जो है इलियम देख रहे हैं, इलियम। ठीक है, इलियम क्या है, मिडगट का पार्ट है। मिडगट का कौन सा हिस्सा है, कंटेन इलियम। इसमें क्या पार्ट मिलेगा आपको, इलियम। ठीक है, फोरगट का एक नाम और लिखिएगा, इसको बोलते हैं स्टोमोडियम, स्टोमोडियम एक नाम इसका और होता है, स्टोमोडियम। मिडगट का एक नाम होता है मीसेंट्रॉन, बुक में लिखा हुआ है मीसेंट्रॉन। मिडगट का दूसरा नाम मीसेंट्रॉन, और हिंडगट का दूसरा नाम प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम इसका अनदर नेम है। समझ में आ रहा है? इसके बाद ये जो मैल्पिजियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लगा है, इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए एक्सक्रीशन। क्या है इसका फंक्शन, एक्सक्रीशन। ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जस्ट लाइक किडनी, या ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। कितने मैल्पिजियन ट्यूबुल होते हैं, 100 से लेकर के 150 तक। इन नंबर संख्या कितनी होती है, 100 to 150 लिखेंगे। 100 से लेकर के 150 होते हैं मैल्पिजियन ट्यूबुल्स। ठीक है, क्या काम करती है, एक्सक्रीशन, जो किडनी हमारी काम करती है, सेम वही फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो रेक्टम बना हुआ है, ठीक है, तो रेक्टम में लिखिएगा रेक्टम का फंक्शन क्या होता है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो रेक्टम लिख करके उसका फंक्शन, रेक्टम कंटेन द रेक्टल पैपिली। रेक्टम में क्या होता है, रेक्टल पैपिली होते हैं। लिखना कंटेन, हाँ, रेक्टल पैपिली, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल में आपको सीकम, कोलन, रेक्टम 3 पार्ट मिलते हैं। कोलन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड
जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद कहाँ पहुँचता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, सीकम और कोलन पार्ट में। तो वहाँ वाटर का उससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, बॉडी में वापस वाटर रिटर्न हो जाएगा। समझ में? रेक्टम में फूड का कलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रेक्टम में ही होता है, ठीक है, रेक्टल पैपली से होता है। तो रेक्टल पैपली क्या करते हैं? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन यहीं पर ही होता है, कोलन में भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा रेक्टम में होता है। एन से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर पास आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है। कॉकरोच जब फूड को लेता है, तो जब फूड यहाँ पर माउथ से कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में जाएगा, बक्कल कैविटी से ऑसोफेगस में आएगा, यहाँ से क्रॉप में पहुँच गया, यहाँ स्टोर हो गया फूड, ठीक है। इसके बाद जब फूड आगे बढ़ता है किसमें? मिडिल पार्ट में, इसको क्या बोलते हैं? मिड गट। क्योंकि यहाँ पर ये जो फोरगट है, फोरगट में अंदर क्या? कार्टिनियस स्ट्रक्चर, मतलब कार्टिन की बनी हुई लेयर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जब ये फूड यहाँ पहुँचेगा तो फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाता है, क्योंकि फूड जो है रफ होता है। कैसा होता है? रफ। अगर वो देखिए इस हिस्से में अंदर की वॉल को डैमेज नहीं कर सकता है फूड। फोरगट में अंदर की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग जो फोरगट की है, पूरी इनर लाइनिंग, चाहे आप भाई ऑसोफेगस चाहे क्रॉप, पूरी अंदर की लाइनिंग क्या है? वो अंदर की लाइनिंग में काइटिन है, ठीक है। तो उसको फूड जो है कोई नुकसान नहीं करेगा, फ्रिक्शन करेगा फूड। मान लीजिए ये फोरगट है, इसका फूड आगे बढ़ रहा है, तो फूड चूँकि रफ होता है, कैसा होता है? रफ। तो फ्रिक्शन करेगा, तो फ्रिक्शन करने पर इसकी बॉल में कोई डैमेज नहीं होगा, क्योंकि इसकी बॉल किसकी है? कार्टिन, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो फूड कहाँ पहुँचता है? इसमें पहुँचेगा मिडगट में। मिडगट में अंदर की लाइनिंग जो है वो वहाँ पर कार्टिन नहीं है, कार्टिन नहीं अंदर की लाइनिंग है, तो अंदर की इनर लाइनिंग डैमेज हो सकती है। किससे? फूड से डैमेज हो सकती है। उसको बचाने के लिए क्या करता है कॉकरोच? जैसे ही फूड कहाँ पहुँचता है? इलियम में पहुँचेगा, ठीक है। तो इलियम की जो वॉल होती है वो क्या करती है? एक मेम्ब्रेन बनाती है, एक मेम्ब्रेन जो फूड को चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर्ड कर लेगा। जैसे ही फूड यहाँ पहुँचा मिडगट में, तुरंत इस फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ट्रॉफिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का सेंस यहाँ क्या? फूड। तो फूड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गया, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अभी मैं इसको लिख दे रहा हूँ। Now when food reaches, the food reaches तो मिडगट, जब फूड कहाँ पहुँचता है? मिडगट में, ठीक है। मिडगट फॉर्म, मिडगट फॉर्म क्या बनाती है? एक पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन बनाएगा। इसके चारों तरफ अराउंड फूड, फूड के चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाए, क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो इनर वॉल डैमेज हो जाएगा तुरंत फ्रिक्शन से। जिसकी जो वॉल है अंदर की, चूँकि इस पर काइटिन नहीं है, तो वो फूड से फ्रिक्शन होकर के वॉल डैमेज हो सकती है। इसके तुरंत क्या होगा? इलियम क्या करेगा? एक मेम्ब्रेन बना देगा, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। यहाँ क्यों नहीं बनती है? काइटिन लगा हुआ है इसमें, समझ में? तो अंदर यहाँ जरूरत नहीं है, जितना भी फ्रिक्शन होगा तो कोई समस्या नहीं है। ऐसी यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर भी काइटिन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बनता है। वही मेम्ब्रेन आगे जाकर के जैसे फूड पहुँचेगा किसमें? इसमें पहुँचेगा कोलन के हिस्से में, वो मेम्ब्रेन टूट जाएगी, उस मेम्ब्रेन को हटा दिया जाएगा। तो केवल इतने हिस्से में जब तक फूड रहता है तब तक मेम्ब्रेन रहती है, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो मेम्ब्रेन क्यों बनती है? तो कारण लिख लीजिएगा, पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन protect the inner lining of midgut। मिडगट के अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कराती है। कैसे? बाय फ्रिक्शन ऑफ फूड,
फ्रिक्शन से उसको बचाती है ताकि फूड उसमें फ्रिक्शन ना करे। समझ में आ रहा है? तो मेम्ब्रेन को किसने बनाया? मिडगट ने। जैसे ये फूड अब आगे बढ़ेगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाएगा, जैसे फूड कहाँ पहुँचेगा? कोलन में। तो कोलन क्या करेगा? उस मेम्ब्रेन को ब्रेक करा देगा तुरंत। अब कोई जरूरत नहीं है। तो मेम्ब्रेन यहाँ से पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन जैसे ही कोलन में पहुँचेगा उसको ब्रेक हो जाएगी और फूड आगे बाहर पास आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोलन ब्रेक पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन तो हिंडगट में वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। अब सोचिए, ध्यान सुनिए, ये फूड है यहाँ पर और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गया है। फूड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? उसके चारों तरफ तक मेम्ब्रेन बन चुका है, तो डाइजेशन कैसे होगा? फूड तो अंदर बंद हो गया मेम्ब्रेन में। तो ये मेम्ब्रेन परमेबल होती है। दिस इज द परमेबल फॉर एंजाइम। जैसे मान लीजिए जब फूड कहाँ पहुँचता है? मिडगट में। तो मिडगट की बॉल से एंजाइम रिलीज होते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट कराएंगे ना। मिडगट में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो जैसे फूड पहुँचेगा मिडगट में, क्योंकि पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो मिडगट से एंजाइम कहाँ मूव करेगा? पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और फूड को डाइजेस्ट करा देगा। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद फूड का क्या होना है? इलियम में एब्जॉर्प्शन होना है। तो यहाँ से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। जब एब्जॉर्ब होगा तो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन से क्रॉस करके फूड बाहर निकल जाएगा। और कहाँ आ जाएगा निकल करके? मिडगट में। समझ में आया? तो मिडगट की बॉल से एंजाइम निकलते हैं। वो एंजाइम पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, फूड को डाइजेस्ट करा देंगे। डाइजेस्टेड फूड जब एब्जॉर्ब होता है तो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो फूड बॉडी में चला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर एक लाइन और देखिए इससे रिलेटेड, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन allow the movement of digestive enzymes को मूव कराएगा बाहर से अंदर। एंड डाइजेस्टेड फूड, तो डाइजेस्टेड फूड आउटसाइड की तरफ बाहर जाएगा और डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ जाएंगे? इनसाइड। देखिएगा, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंजाइम अंदर आएंगे और फूड कहाँ जाएगा? उससे बाहर निकलेगा, मिडगट में पहुँचेगा। इसका मतलब सर पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन ही कुछ परमेबल होती है। कुछ मतलब फूड का कुछ एब्जॉर्प्शन करना। हाँ, जब फूड डाइजेस्ट इसके अंदर हो जाएगा तो बाहर फूड निकलेगा, तभी तो पहुँचेगा इलियम में एब्जॉर्ब होने के लिए। इसको क्रॉस कर जाता है डाइजेस्टिव फूड। प्रोटेक्शन के लिए काम होता है, कुछ एंजाइम का डाइजेस्ट भी करना काम। हो गया ये? यस सर। इसमें आपका इंपॉर्टेंट यही है कि हेपेटिक सीपी का फंक्शन क्या होता है, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में? ओपन या क्लोज? ओपन, ठीक है, ओपन टाइप। ओपन का मतलब क्या है? ब्लड फ्लो इन द बॉडी कैविटी। कॉकरोच की बॉडी कैविटी में ब्लड ऐसे डायरेक्टली पूरा फ्लो करेगा, ब्लड वेसल्स नहीं होगा। तो ओपन का मतलब क्या है? ब्लड फ्लो इन बॉडी कैविटी। और कॉकरोच की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। हीमोसील का मतलब कैविटी होता है। हीमो का मतलब क्योंकि ब्लड फ्लो कर रहा है। हीमो टर्म किसके लिए यूज करते हैं? ब्लड के लिए। उस कैविटी में ब्लड बह रहा है, इसलिए कैविटी का नाम हीमोसील। तो बॉडी कैविटी का नाम क्या होगा? हीमोसील। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं तो आप बताएंगे? ब्लड होता है, ठीक है, इसके बाद ब्लड वेसल्स तो होते नहीं है, हार्ट होगा,
पार्ट है हीमोसील, जो कैविटी है उसी का एक हिस्सा है ना, क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। हीमोसील बॉडी कैविटी। कॉकरोच का जो ब्लड होता है, ब्लड, इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन एब्सेंट, हीमोग्लोबिन एब्सेंट, इसीलिए रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए इसमें ट्रैकियल सिस्टम बना होता है, ट्रैकियल सिस्टम जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली टिश्यू में पहुंचाता ले जा करके। हाँ, स्पार्कल्स वगैरह सब सिस्टम होते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड का नाम क्या होता है? हीमोलिम्फ, यानी कि ब्लड कॉल्ड, ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ। ब्लड का नाम क्या होता है? हीमोलिम्फ, क्योंकि वो कलरलेस ब्लड है। कैसा है? कलरलेस। लिम्फ कैसा होता है? पेल येलो या कलरलेस नेचर होते, तो हीमोलिम्फ बोला जाता है। हार्ट जो होता है, हार्ट किस साइड में है? डॉर्सल है, वेंट्रल है? हमारा हार्ट वेंट्रल साइड में है, कॉकरोच का हार्ट डॉर्सल साइड में मिलेगा, ऊपर की साइड में, डॉर्सल, ठीक है। तो हार्ट में लिखेंगे, देखिए हार्ट अलग से लिखेंगे तो समझाना है। हार्ट कैसा है? डॉर्सल है, ट्यूबुलर है, ट्यूब लाइक है। कैसा है? ट्यूब लाइक। और 13 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं? 13 चैम्बर्स हैं, ठीक है। हार्ट में ब्लड कहाँ, किधर से फ्लो करता है? आगे से पीछे या पीछे से आगे? बैक टू फॉरवर्ड, बैक साइड से फॉरवर्ड साइड में ब्लड क्या जाएगा? ब्लड फ्लो करेगा। तो ब्लड फ्लो फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड साइड, मतलब कह सकते हैं पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर माउथ की तरफ ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में, ठीक। अब यहाँ हार्ट का डायग्राम देखिए, ट्यूबुलर हार्ट में मैंने 13 चैम्बर नहीं बनाया है, कितना ऐसा स्ट्रक्चर लगा रहेगा? 13 रहेगा वो, ठीक है, मैंने 13 नहीं बनाया, ठीक। इस तरीके से ट्यूबुलर हार्ट है। लास्ट में जो चैम्बर है वो पीछे से क्लोज है और आगे का चैम्बर आगे से ओपन है, समझ में आ रहा है? लास्ट वाला जो चैम्बर होता है हार्ट का, 13 चैम्बर लगा होता है ऐसे टोटल। डॉर्सल साइड में ब्लड है, ट्यूब लाइक है, तो ट्यूबुलर हो गया, 13 चैम्बर्स बने हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी में कितने चैम्बर होते हैं? 4, ठीक है। दाहिने के बाएं बाएं। अब मैं एक चैम्बर का डायग्राम देखिए, एक चैम्बर को डायग्राम अलग से बना रहा है। ये मान लीजिए मैंने एक चैम्बर बनाया है, क्योंकि लास्ट वाला ही मैंने क्लोज कर दिया है। लास्ट वाला मान लीजिए बनाया क्लोज है, एक चैम्बर बनाया है। इसमें देखिए हमारी बॉडी में देखिए यहाँ पर ब्लड कहाँ से इंटर करेगा? ये जो चैम्बर दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्ट्रक्चर, ये दोनों के बीच में स्पेस नजर आ रहा है। ये जो बीच में जगह है, इस तरीके से देखिए ये जगह दिखाई दे रही है, स्पेस है ये। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। ये है ऑस्टिया। ऑस्टिया 1 पेयर है। कितना यहाँ पर दिखाई दे रहा है? 1 पेयर। 12 टोटल होते हैं, 12 पेयर ऑस्टिया। कितने होते हैं? 12 पेयर, ठीक है। तो ये ऑस्टिया यहाँ देखिए, एक इधर और एक इधर ओपनिंग में ऑस्टिया है। अगर आप नहीं दिख रहा है इस तरीके से देखिए, ये स्ट्रक्चर ये बीच में जो ओपनिंग नजर आ रही है, ये वाली ओपनिंग, ये वाली और ये वाली ओपनिंग ऑस्टिया है, यहीं से ब्लड इंटर करेगा, ठीक है। ये जो बॉल है, ये ऊपर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ऑरिकुलर बॉल, और ये क्या? वेंट्रिकुलर बॉल। हमारी बॉडी में भी बॉल होते हैं ना हार्ट में,
ऊपर वाले वॉल्व क्या है? ऑरिकुलर वॉल्व। नीचे वाले वॉल्व क्या है? वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये है ऑरिकुलर वॉल्व, ऑरिकुलर वॉल्व। और ये जो वॉल्व है ये है वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये समझ में आ रहा है कि डायग्राम तो मैं बड़ा बना था? समझ में आ रहा? हाँ आ रहा सबको? वॉल्व समझ में आ रहा है ऑस्ट्रिया? नहीं तो मैं बड़ा इसको बना के फिर से बता दूँ। बोलिए, फिर से बता दें, एक बार फिर से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस देख रहे हैं, ये खुला हुआ है स्पेस। अभी ये हार्ट खुला हुआ है। हार्ट के चैम्बर ओपन पोजीशन में है। किसमें है? ओपन। तो ओपन जब रहेगा तो ऑस्ट्रिया रहेगा, आपको ऑस्ट्रिया नजर आएगा। जब हार्ट के चैम्बर जब बंद हो जाएंगे तो ऑस्ट्रिया नहीं नजर आता। ऑस्ट्रिया केवल ओपन स्टेज में नजर आएगा। ये ऑस्ट्रिया है, ये स्पेस ये क्या है? ऑस्ट्रिया। समझ में आया? ये वाला जो दो बॉल है ये ऑरिकुलर बॉल। कौन सा है? ऑरिकुलर। और ये दो बॉल नीचे के ये क्या है? वेंट्रिकुलर बॉल। ठीक है। इसके बाद एक चीज और पहले, हार्ट में 13 चैम्बर्स होते हैं। डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है। ये जो डायग्राम है ये कैसा डायग्राम है? ये डॉर्सल साइड दिखाई गई है। कौन सी साइड है? डॉर्सल। अगर आप कॉकरोच को ऊपर से देखेंगे तो हार्ट जो है डॉर्सल साइड में ऐसा नजर आता है। ठीक है, ऐसा नजर आएगा। मैं एक आपको लेटरल डायग्राम बना रहे हैं। देखिए, लेटरल का मतलब कॉकरोच की बॉडी को इधर से जब देखेंगे, इधर से साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? बीच में ये पूरा क्या है? कैविटी है। देखिए इधर, ये कॉकरोच की बॉडी का वॉल हो गया, बीच में एक कैविटी हो गया। इसको क्या बोलते हैं? हीमोसील। इसी में ब्लड पूरा इधर से उधर दौड़ रहा है, हीमोसील। ठीक है। इसमें टोटल देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से डायाफ्राम नजर आता है। क्या होता है ये? डायाफ्राम। एक डायाफ्राम ये है। डायाफ्राम का मतलब इसमें पोर्स बने हुए हैं। एक पूरा लाइनिंग है जिसमें क्या है? होल है। इसके थ्रू ब्लड इधर से उधर क्रॉस कर सकता है। ये डायाफ्राम है दो। ठीक है। हार्ट यहाँ पर होगा। हार्ट जो बनाते हैं वो यहाँ बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये ट्यूबुलर हार्ट हो गया। ये क्या हो गया? ट्यूबुलर हार्ट। इस तरीके से यहाँ हो गया। ठीक है। हार्ट डॉर्सल साइड पर है और यहाँ नीचे की साइड पर क्या होगा? नर्वस सिस्टम। क्या होगा? क्योंकि नर्वस सिस्टम कॉकरोच का जब पढ़ेंगे, आर्थवर्म का नर्वस सिस्टम कहाँ होता था? नीचे वेंट्रल साइड में। इसका भी कहाँ होता है? वेंट्रल। तो यहाँ पर आपको नर्व कॉर्ड नजर आएगा। क्या नजर आएगा? नर्व कॉर्ड। ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है। और बीच में स्पेस खाली है, इसमें क्या होगा? ये विसरल पार्ट है। ठीक है। ये बीच का, इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। बीच में क्या रहता है? एलिमेंट्री कैनाल रहती है। ठीक है। इस स्पेस को बोलते हैं क्या नाम होता है इसका? पेरिकार्डियल। ठीक है। पेरिकार्डियल बोलते हैं इसको। पेरिकार्डियल या साइनस। क्योंकि बॉडी में जहाँ जहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पर जिस स्पेस में ब्लड फ्लो करता है उस स्पेस को बोलते हैं साइनस। क्या बोला जाता है? साइनस। देखिए, ये पूरी बॉडी कैविटी है। ये पूरा बॉडी कैविटी है, इसको बोलते हैं हीमोसील। ये बॉडी कैविटी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। कितने हिस्सों में? 3 पार्ट में डिवाइड है। डायाफ्राम ने, दो डायाफ्राम ने इसकी बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला ये वाला हिस्सा है। ठीक है। ये पेरिकार्डियल साइनस। पेरी का मतलब चारों तरफ, कार्डियल का मतलब हार्ट। हार्ट के चारों तरफ जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल साइनस। साइनस का मतलब होता है ओपन स्पेस। ठीक है। और ये क्या है? पेरीन्यूरल साइनस। ये पूरी जगह जो है इसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूरल। पेरीन्यूरल साइनस। न्यूरल के बोलते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम के चारों तरफ ये स्पेस नजर आ रहा है। ये नर्वस सिस्टम है, इसके चारों तरफ इतना जो स्पेस है, खाली स्पेस, इसमें ब्लड दौड़ेगा ना, तो क्या बोलेंगे? पेरीन्यूरल साइनस। और ये जो है पेरीविसरल साइनस है। पेरीविसरल। सारे इंटरनल ऑर्गन इसी में लगे रहेंगे, जैसे
कैनाल हो गया, ठीक है, हेपेटिक सीकी हो गया, मैल्पिटेड टिब्यूल हो गया, सब का सब इसमें लगा रहेगा, अंदर बनाया नहीं गया है इसको। ये है पेरिविस्रल साइनस, क्या बोलते हैं इसको, पेरिविस्रल। तो क्यों बोला जाता है पेरिविस्रल, क्योंकि विस्रल का मतलब क्या है, इंटरनल ऑर्गन, विस्रल भी नहीं, इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन यहाँ रहेंगे, उनके चारों तरफ, मतलब उनके सराउंडिंग में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरिविस्रल। तो पूरा हीमोसील को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। साइनस, 3 साइनस यहाँ पर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हेड आपका है, हेड जो होता है, देखिए इस तरीके से हेड है। हार्ट में हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी तो कराना है। हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक नहीं है। मायोजेनिक हार्ट हम लोगों का हार्ट है। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने के लिए पावर खुद के अंदर होती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सेल्फ करा सकता, अपने आप करा सकता। हार्ट में जानते हैं ऐसे नोड होता है, आप हार्ट को पढ़े होंगे, हार्ट के अंदर एक टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नोड और एबी नोड। तो ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कराता है। कह सकते हैं हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराना है तो इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कराएगा। ऐसे हार्ट को क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। और जिस हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराने के लिए मैसेज ब्रेन से आता है, उस हार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक। मतलब वो हार्ट कहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम से। तो इसका हार्ट कहाँ से कॉन्टैक्ट करता है, नर्वस सिस्टम से, इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, समझ में। तो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक हार्ट, समझ में आ रहा है, न्यूरोजेनिक। अब देखिए हार्ट जो है, हार्ट में यहाँ एक तरीके से मसल्स लगी हुई हैं। इन मसल्स को क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स, ठीक है। हार्ट में क्या लगी हुई है, एलरी मसल्स। देखिए डायग्राम बुक में बना हुआ है इस तरीके से। जितने चैम्बर्स हैं, आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, तो चैम्बर्स के इधर और इधर क्या है, एलरी मसल्स हैं। तो ये तरीके से एलरी मसल्स है, ये क्या करती हैं, देखिए एलरी मसल्स जब कांटेक्ट करेगा, ये मान लीजिए एलरी मसल है, ये जब सिकुड़ेगा, जब ये कांटेक्ट करेगा तो इसकी लंबाई घटेगा या बढ़ेगा, इसकी लेंथ घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी। कोई चीज़ जब कांटेक्ट करती है तो लेंथ घटती है बढ़ती है, घटती है लेंथ ना, घटेगा लेंथ ना। तो जब ये एलरी मसल्स कांटेक्ट करेंगी तो इसकी लेंथ घटेगा, एलरी मसल्स का छोटा होगा। ये एलरी मसल्स कांटेक्ट करेंगी तो हार्ट को इस तरीके से खींचेंगी, हार्ट को ऐसे खींचेगी, इधर का एलरी मसल्स और इधर का एलरी मसल। जब ये एलरी मसल कांटेक्ट करेगा तो हार्ट को ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, हार्ट क्या हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं हार्ट ब्रॉड, हार्ट में ओपन हो जाएगा, समझ में। हार्ट का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सपेंड करेगा हार्ट, हार्ट क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो हार्ट को इस तरीके से एलरी मसल्स क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, हार्ट का साइज क्या करते हैं, इंक्रीज। जैसे आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल होता है ना, रिलैक्स करता है और कांटेक्ट करता है, तो हार्ट वहाँ पर रिलैक्स कर रहा है। मसल कांटेक्ट करेगा, हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और जब मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तो हार्ट ऐसे आएगा। यही मसल्स जब एक्सपेंड करेंगी, जब फैलेंगी, जब रिलैक्स स्टेज में आएंगी तो ये एक्सपेंड करेंगी, इधर से प्रेशर डालेंगी, इधर से प्रेशर डालेंगी, और हार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को आगे बढ़ाएगा, समझ में आ रहा है। और हार्ट जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड फिल होगा। दो कंडीशन होती है, सिस्टोल और डायस्टोल, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एलरी मसल्स होती हैं, एलरी मसल्स, ये क्या करती हैं, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी और क्या कराएंगी, रिलैक्स कराएंगी। आप देखिए हार्ट जब सिस्टोल कंडीशन में होगा, सिस्टोलिक कंडीशन जब होगा, सिस्टोलिक जानते हैं, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल फैलना, रिलैक्सेशन। हार्ट जब सिस्टोल कंडीशन में होगा, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में जब रहेगा तब जब उस समय मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, समझ में आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, मसल्स का सिस्टम।
हाँ, जी सर। यही एलवी मसल्स क्या करते हैं? देखिए एलवी मसल सिकुड़ेगा, इधर का एलवी मसल छोटा होगा सिकुड़ करके, इधर का एलवी मसल सिकुड़ेगा छोटा होगा। जब एलवी मसल्स कांटेक्ट करेंगी ये छोटी होगी, मतलब हार्ट को खींचेगी इधर। जी सर। यहाँ मैं बना दे रहा हूँ डायग्राम, एलवी मसल्स का ये हो गया और इस तरीके से, ठीक है। ये एलवी मसल्स जब कांटेक्ट करेंगी इस हार्ट को इधर खींचेगी ना, और ये कांटेक्ट करेगा तो इधर खींचेगा हार्ट। जो हार्ट खींचेगा तो ये ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया ये ऑस्टिया क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, आपको ऑस्टिया नजर आएगा। और यहाँ से ब्लड, कहाँ से ब्लड फ्लो होगा? पेरिकार्डियल कैविटी जो है, इस कैविटी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ब्लड कहाँ मूव कर जाएगा? तुरंत हार्ट में मूव कर जाएगा, क्योंकि हार्ट में ऑस्टिया जनरेट हो गया। ये हार्ट में जो कोर है, ये कोर क्या हो गया? ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्लड चला जाएगा, समझ में आया? तो एलवी मसल जब कांटेक्ट करती हैं तो हार्ट रिलैक्स करते हैं, उस समय डायस्टोलिक कंडीशन होती है। और जब ये एलवी मसल्स क्या करेंगी? रिलैक्स करेंगी। जब रिलैक्स करेंगी, आराम करेंगे तो ये एक्सपेंड करेंगी, फैलेंगी, ये इधर से फैलेंगी, और फैलेंगी तो इसको प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो इधर भागेगा, ये इधर। और ये जो बॉल आपका है, ये बॉल इससे सट जाएगा, ये वाला बॉल इससे सट जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो सिस्टोलिक कंडीशन होती है और दूसरी कौन सी होती है? डायस्टोलिक। सर 2 चैम्बरों का एक साथ में एलवी मसला एक्टिवेट होता रहता है। क्या कह रहे हैं? 2 चैम्बरों का साथ साथ एलवी मसल्स मतलब एक्टिवेट हो जाता है, दोनों की एक एक्टिवेट होगा दूसरा नॉन एक्टिवेट। नहीं, सारे चैम्बर एक साथ कांटेक्ट करेंगे और सारे चैम्बर एक साथ रिलैक्स करेंगे, समझ में आया? जब ब्लड फिल होना होगा तो जितने भी चैम्बर होते हैं सभी चैम्बर ओपन हो जाएंगे यहाँ पर, और ब्लड सभी में फिल होना चालू हो जाएगा। सारे चैम्बर एक साथ जो है कांटेक्ट करेंगे, एक साथ रिलैक्स करेंगे, समझ में? अलग अलग नहीं होता सिस्टम। तो सिस्टोलिक जो कंडीशन होती है, यहाँ पर हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायस्टोलिक में हार्ट क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। इसमें से बताइए कौन सा हार्ट जो है डायस्टोलिक, रिलैक्स स्टेज में कौन सा हार्ट? रिलैक्स मतलब डायस्टोलिक कंडीशन। डायस्टोलिक का मतलब समझते हैं? हार्ट रिलैक्स हो गया, हार्ट में ब्लड भरा जा रहा है, कहाँ से? ऑस्ट्रिया से। ये वाला रिलैक्स स्टेज का डायग्राम है। जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो क्या होगा? ये हो, आपको ये ऑस्ट्रिया नजर आएगा। ऑस्ट्रिया तभी नजर आएगा जब हार्ट रिलैक्स करती थी, यहाँ से ब्लड होता हुआ इधर जाएगा, यहाँ से ब्लड होता हुआ इधर जाएगा, ठीक है। और ये बंद रहेगा, ये मैंने ओपन कर दिया, ये वेंट्रिकल वाले वॉल्व बंद रहेंगे उस समय। वेंट्रिकल वाले वॉल्व क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। ये दोनों वॉल्व सटा रहेगा कब? जब हार्ट के चैम्बर, ये हार्ट का ऑस्ट्रिया ओपन रहेगा तो ये वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो जाएंगे, ऑरिकुलर वॉल्व खुल जाएंगे, समझ में आ रहा है? और ऑस्ट्रिया जनरेट हो जाएगा और हार्ट में ब्लड फिल होना चालू हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ब्लड पूरे हार्ट में फिल हो गया, अब किसकी बारी है? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी ना। हार्ट में ब्लड पूरा फिल हो गया, कहाँ से फिल हुआ? हार्ट के चारों तरफ जो कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें से ब्लड कहाँ चला गया? हार्ट में चला गया, ठीक है। अब जब पूरा हार्ट का ब्लड फ्लो हो जाएगा, फिर इसके बाद हार्ट कांटेक्ट करेगा। किससे कांटेक्ट करेगा? एलवी मसल्स की हेल्प से कांटेक्ट करेगा, और नीचे से ब्लड ऊपर भागेगा आगे, समझ में? तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा? देखिए ये वाले वॉल्व जो है, ये वॉल्व खुल जाएगा। यहाँ वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हुआ था, ये सिस्टोल, ये डायस्टोल कंडीशन है। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स स्टेज है हार्ट की, तो इसमें वेंट्रिकल वाले वॉल्व बंद थे और ऑरिकल वाले वॉल्व खुले हुए थे। लेकिन जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब सिस्टोल कंडीशन आएगी, ये वाला वॉल्व जो है, कौन सा? वेंट्रिकल वाला वॉल्व देखिए खुला हुआ है, बीच में जगह बना हुआ है, बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, इसमें ये वॉल्व खुल गया। यहाँ से ब्लड, यहाँ इसमें ब्लड भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है, इसका ब्लड इसमें जाएगा, आगे की साइड में मूव करेगा। और ये वॉल्व देखिए बंद हो गए,
ऊपर वाला बॉल जो था एट्रियम वाला, ये बॉल इससे सट गया ना वेंट्रिकल वाले से, तो ये बॉल एट्रियम और वेंट्रिकल बॉल वापस सामने सामने आ जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, ऑस्ट्रिया नहीं नजर आएगा। तो ऑस्ट्रिया आपको रिलैक्स स्टेज में नजर आएगा, समझ में, कॉन्टैक्ट स्टेज में नहीं दिखता ऑस्ट्रिया। एक चीज और लिख लीजिएगा, 12 पेयर ऑस्ट्रिया होते हैं। 12 पेयर क्या रहेंगे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की संख्या कितनी है? 12। जानते हैं 12 पेयर के बाद 13 चैम्बर हार्ट है, तो 12 पेयर ऑस्ट्रिया कैसे होते हैं? ऑस्ट्रिया 12 ही पेयर होते हैं, 12 पेयर वॉल्व रहेंगे। हाँ, क्योंकि ऊपर के चैम्बर को देखिए, जो सबसे ऊपर का चैम्बर है, सबसे टॉप पार्ट वाला चैम्बर, ये देखिए इस तरीके से बनाया गया है ये। तो 13 चैम्बर का हार्ट है, तो इसमें तो ऐसा कुछ सही नहीं है, इसमें नहीं है ना, ऊपर ये खत्म हो जाता है ना, इसलिए ये कम कर देते हैं। ऑस्ट्रिया की संख्या 12 पेयर है, समझ गया? स्टेज में ये जब एक्सपेंड कर जाता है दोनों से इधर से पास हो जब सिकुड़ेगा हार्ट तो ये वाला बॉल खुलेगा, ये वाला, और इसमें से ब्लड ऐसे भागेगा आगे, सट जाएगा, ये वाला इससे सट जाएगा और ये वाला नीचे वाले बॉल से सट जाएगा। ये कौन सा स्टेज है? डायसिस्टोलिक स्टेज है, ये सिस्टोलिक सिस्टोल, और ये डायस्टोल में ये जगह खाली रहेगी ना, ये नीचे वाले बॉल सटेंगे, नीचे वाले बॉल सटेंगे, ये वाला बॉल इससे दूर रहेगा, ये इससे दूर रहेगा, इसकी जगह खाली रहेगी। अभी अशुद्ध है। इसके बाद देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मैं बताऊं। देखिए आपको इसमें बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। ब्लड का नाम क्या? हीमोलिम्फ। ब्लड कैसा होता है? कलरलेस। कितने चैम्बर? 13 चैम्बर। कितने ऑस्ट्रिया? 12 पेयर ऑस्ट्रिया। एलरी मसल्स का काम क्या होता है? हार्ट को एक्सपेंड कराना और कॉन्ट्रैक्ट कराना, ठीक है। ब्लड किधर से किधर फ्लो करता है? तो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ब्लड फ्लो करता है, समझ में? ऑस्ट्रिया का फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल कराना, ब्लड मूव कराना हार्ट में। कहाँ से? पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में ब्लड ले जाना, ये ऑस्ट्रिया का काम होता है, समझ में आ रहा? और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है मेनली मेड बाय किसका बना होता है? ट्रैकियल सिस्टम का, ठीक है। ट्यूब्स होता है, जैसे लंग्स नहीं होती है बॉडी में, तो बॉडी में होता क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में? क्योंकि ब्लड जो है रेस्पिरेशन में कोई मदद नहीं कर रहा, ठीक है। तो पूरी बॉडी जो होती है, इसकी पूरी बॉडी में ट्यूब का पूरा नेटवर्क बिखरा होता है, जाल होता है, किसका? ट्यूब्स का, समझ में आ रहा है? और वो ट्यूब क्या करती हैं? आपकी कॉकरोच की बॉडी में बाहर की साइड में ट्यूब ओपन होती हैं, ठीक है। ओपन किससे होगा? स्पाइकल से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली मेड बाय, नोट करते रहे, मेनली मेड बाय ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम का बना होता है, ट्रैकिया होती है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम क्या? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब। जितने इंसेक्ट, कॉकरोच ही नहीं, जितने भी इंसेक्ट हैं, सारे इंसेक्ट की बॉडी में रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम से होता है। पूरी बॉडी में ट्यूब्स का नेटवर्क है, जाल बिखरा हुआ है ट्यूब्स का, समझ में आ रहा है? अब देखिए ये जो ट्रैकिया होते हैं, मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ये कॉकरोच की बॉडी का डायग्राम है। इसमें ये क्या? थोरैक्स है। थोरैक्स में कितने सेगमेंट? 3। एब्डोमेन में कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेगमेंट हो गया।
ये 10 सेगमेंट हो गए। पूरी बॉडी में ट्यूब्स का नेटवर्क है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब अंदर फैला हुआ है, ये ट्यूब बाहर ओपन कहाँ होता है? तो ओपन होता है लेटरल साइड। लेटरल साइड समझते हैं, जैसे कॉकरोच की ये बॉडी हो गई, ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल, ये किनारे की साइड कौन सी होती है? लेटरल साइड होती है ना। किनारे की साइड क्या बोलते हैं? लेटरल। ऊपर की सरफेस पर जो प्लेट लगा रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? टर्गम। नीचे की साइड पे जो प्लेट्स रहेंगी स्टर्नम, और किनारे की साइड में प्लीरॉन या प्लूराइड्स, समझ में आ रहा है? तो किनारे की साइड में जो इसकी बॉडी में जो ट्यूब्स हैं, आपकी ट्यूब बाहर खुलना चाहिए ना। जैसे हमारी बॉडी में ट्रैकिया है, वो नोज के रास्ते बाहर खुलता है ना, नेजल ओपनिंग के थ्रू खुलता है बाहर। तो अंदर जो ट्यूब है, कभी नाक तो होती नहीं कॉकरोच में, नोज होती नहीं, क्योंकि लंग्स नहीं है तो नोज नहीं है कोई, ठीक है। तो एयर को लेगा कैसे? तो बाहर से एयर अंदर जाएगा कैसे, या अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाएगा? तो यहाँ किनारे की साइड में, लेटरल साइड का मतलब ये, यहाँ छोटा छोटा ओपनिंग्स होता है, इसको बोलते हैं स्पारिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पारिकल्स। ऐसे इस साइड में ओपनिंग होगा स्पारिकल्स। अब स्पारिकल्स क्या? दीज आर द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। तो ओपनिंग ऑफ ट्रैकियल सिस्टम, ओपनिंग ऑफ ट्रैकियल सिस्टम कॉल्ड स्पारिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्पारिकल्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? अब मैं यहाँ स्पारिकल कहाँ कहाँ होते हैं? स्पार्किल टोटल कितने होते हैं? 10 पेयर। 10 पेयर स्पार्किल हैं, 10 पेयर हैं, और 10 में 2 पेयर्स आपको थोरेक्स में मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि कितने स्पार्किल होते हैं और कहाँ लोकेटेड होते हैं, ठीक है। 2 पेयर स्पार्किल इसमें मिलेगा, 8 पेयर इसमें मिलेगा। क्योंकि इसमें 3 सेगमेंट हैं, तो 2 पेयर कहाँ कहाँ रहता है? देखिए यहाँ पर 10 पेयर में 2 पेयर्स कहाँ रहेगा? 2 पेयर स्पार्किल्स इन थोरेक्स रीजन में, और 1 कितना बचा? 6 पेयर। 6 पेयर कहाँ मिलेगा? इन एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में आपको 6 पेयर स्पार्किल नजर आएगा। तो पहला 2 स्पार्किल कहाँ होता है? प्रोथोरेक्स रीजन में कोई स्पार्किल नहीं। सर 10 पेयर मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, समझ में आ गया? मीजोथोरेक्स में और मेटाथोरेक्स में, इस वाले में ये मीजो है, मीजो, और ये क्या है? मेटाथोरेक्स है। यहीं पर आपको स्पार्किल नजर आएगा। और कहाँ? लेटरल साइड पर। लेटरल का मतलब किनारे की साइड, देख रहे हैं ये किनारे की साइड में यहाँ पर क्या होते हैं? स्पार्किल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पेयर कहाँ होता है? फर्स्ट 2 पेयर then meso and metathorax, ठीक है। और बाकी 6 पेयर स्टार्टिंग में जो होते हैं सेगमेंट, स्टार्टिंग के 6 सेगमेंट में मिलेगा। स्टार्टिंग के 6 सेगमेंट में लेटरल साइड पर आपको मिलेंगे स्पारिकल्स। तो स्टार्टिंग का 6 सेगमेंट देखिए, एब्डोमेन का एरिया 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? तो 6 सेगमेंट स्टार्टिंग के होते हैं। लास्ट के जो 4 सेगमेंट बचे उसमें स्पारिकल्स नहीं होते हैं, समझ में? 10 सेगमेंट होता है ना एब्डोमेन में, कितना होता है? 10। लास्ट के 4 में नहीं जाएगा। तो 6 पेयर एब्डोमेन में लेंगे। एब्डोमेन लिखिएगा इन स्टार्टिंग 6 सेगमेंट। शुरुआत के 6 सेगमेंट में स्पार्किल मिलते हैं केवल, ठीक है। अब स्पार्किल्स जो है एक वॉल्व से गार्ड होते हैं। वॉल्व समझते हैं क्या? स्पार्किल हमेशा खुला, ये भी क्वेश्चन आता है, कौन से स्पार्किल परमानेंटली खुले रहते हैं और कौन से स्पार्किल बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जैसे स्टोमेटा होता है, बंद हो जाता है, गार्ड सेल से प्रोटेक्ट रहता है स्टोमेटा ना। जी सर। गार्ड सेल उसको क्या कर देती है? स्टोमेटा को बंद कर देती है, और गार्ड सेल उसको खोल देती है। तो स्पार्किल में वॉल्व लगा होता है, जैसे हमारे हार्ट में वॉल्व लगा हुआ है। वॉल्व क्या करता है? ओपन कराएगा और क्लोज कराएगा, ठीक। तो इसमें से ज़्यादातर स्पार्किल में वॉल्व लगा हुआ है, और कुछ 2 स्पार्किल ऐसे इसमें वॉल्व नहीं है, वो परमानेंटली ओपन होते हैं, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर लिखिएगा, लास्ट रही है, स्पार्किल्स आर गार्डेड बाय वॉल्व्स। वॉल्व से गार्डेड होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या लगा है? वॉल्व से लगा है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन हमेशा आ जाएगी, नहीं। जब जरूरत होगी तभी ये खुलेगा, तभी ऑक्सीजन अंदर आएगा। लेकिन 2 स्पार्किल्स परमानेंटली ओपन होते हैं, ठीक है। बट लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट 2 स्पार्किल्स, 2 पेयर लिखिएगा, 2 पेयर स्पार्किल्स परमानेंटली ओपन
ओपन रहते हैं हमेशा, उनके अंदर बॉल नहीं है, मतलब नो बॉल, उनके अंदर बॉल भी नहीं है। कौन कौन सा स्पार्किल? जो पहला वाला स्पार्किल है, फर्स्ट स्पार्किल और तीसरा स्पार्किल, फर्स्ट पेयर एंड थर्ड पेयर। तो फर्स्ट पेयर थोरैक्स में रहेगा और थर्ड पेयर कहाँ रहेगा? एब्डोमेन में पहला वाला जो रहेगा। ये तीसरा पेयर है ना, ये तीसरा पेयर है और ये पहला पेयर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पेयर, ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट एंड थर्ड पेयर। यही क्या है? परमानेंटली ओपन ही रहेंगे, याद रखिएगा इसको, फर्स्ट और तीसरा वाला पेयर होगा, ठीक है ना? हाँ, एब्डोमेन में 6 पेयर रहेगा, टोटल 8 पेयर है, सॉरी 8 पेयर। इसको आप 8 लिखिएगा, यहाँ तक पढ़ाई नहीं, मिस्टेक हो जाएगी। 8 लास्ट का 2 सेगमेंट नहीं होता, 10 पेयर टोटल है। हाँ 8 हो गए, वहाँ तक समझ में आ रहा? 8 पेयर होते हैं एब्डोमेन, लास्ट के 2 सेगमेंट में नहीं रहेगा, स्टार्टिंग के 8 सेगमेंट में रहेगा। तो पहला और तीसरा पेयर जो है परमानेंटली ओपन रहेगा, ठीक।